हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। किस तरह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा एक प्रोसेस है, उसके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होने में, या टेस्टिस में कहाँ होता है, कौन से पार्ट में टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो इन डेप्थ में हम लोग जानेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक जानते होंगे आप, तो उसके बारे में हम आपको डिटेलिंग में इसमें सारा कुछ आपके सारे सवाल को जवाब देंगे इसमें। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो किस तरह से होता है, क्या स्पर्म का प्रोडक्शन रुक सकता है, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या हमेशा चलते रहता है, या कब कौन से सिचुएशन पे ये रुक जाता है प्रोडक्शन होना। ठीक है, और ये प्रोडक्शन होता है तो ये जब एजुकेशन तक किस तरह से पूरा कौन पाथवे फॉलो करता है, किस तरह से कहाँ जाता है, और क्या प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट मिलेगा, क्या नहीं इम्पैक्ट मिलेगा, जितना भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ मैं सबका जवाब दूंगा आपको इस लेक्चर में, या इसके आने वाले लेक्चर में। कुछ चीजें आपको पहले बताता हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, तब आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको आ पाएगा। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि स्क्रोटम में क्या होता है। स्क्रोटम में आपका टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस जो होता है वो पेयर में होता है, मतलब दो टेस्टिस होता है। तो मान लीजिए कि आप एक टेस्टिस उठाइए और टेस्टिस का आप कट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को इस तरह से मिलेगा। तो ये क्या होता है ना कि ये एक लेयर है। ठीक है, कोई भी चीज बना हुआ होता है तो सेल मिलकर टिश्यू बनता है, तो उसी तरह से ये लेयर बना हुआ है। तो इस लेयर का क्या नाम है? आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टूनिका वेजिनालिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला लेयर को क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। उसके बाद वाला लेयर को क्या बोलते हैं? टूनिका वेस्कुलस बोलते हैं। और ये टूनिका वेस्कुलस के अंदर ही आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलता है, जिसमें ही स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको। तो ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। तो टेस्टिस के कौन से पार्ट में होता है? तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से जो लोब्यूल्स बनाए हुए हैं, तो टेस्टिस में 5 सिर्फ लोब्यूल्स नहीं होता है, ऐसा 200 से 300 लोब्यूल्स होता है। ठीक है, और हर लोब्यूल्स में, मतलब ये जो एक देख रहे हैं, इस लोब्यूल्स में कम से कम 1 से 3 रहेगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, या 1 से 3 के बीच में हो सकता है। तो वो हाईली क्वाइल्ड आपका ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपका क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और कहाँ होता है? और इनसाइड आप जानिएगा। तो देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है, अगर कोई भी आप चीज को कट करते हैं तो क्या होगा? उसका लेंथ ब्रेथ होगा ना जी। जैसे मान लीजिए ये है स्किन, इसको कट कीजिएगा तो लेंथ ब्रेथ कुछ होगा। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो इसको भी कट कीजिएगा तो इसका लेंथ ब्रेथ कुछ होगा। तो सपोज कीजिए कि लेंथ ब्रेथ है, तो इसके बेसमेंट में जो होता है ना, इसके बेसमेंट में, मतलब इसके एकदम इनसाइड में क्या होगा? इसके बेसमेंट में, इसके सरफेस पे क्या होगा? इसके सरफेस पे आपको पाया जाता है मेल जर्म सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और या प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। तो वो और सर्टोलिस भी मिलता है आपको। कहाँ मिलेगा? ये दोनों कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? देखिए, हर चीज क्या होता है? सेल के टाइप होता है। हाँ, तो इसी तरह से ये जो आपका मिलेगा ना, देखिए, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा। अब एक चीज ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि एक लेडिक सेल भी होता है। ठीक है, तो लेडिक सेल आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं होता, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में आपका क्या होता है? आपका मेल जर्म सेल होता है, और जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल बोल रहे हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या स्पर्मेटोगोनिया, और सर्टोली सेल होता है। अब सर्टोली सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है या क्या करता है? वो सब जब आएगा इसका प्रोसेस, तो हम इसका प्रोसेस आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर समझिए, ताकि जब प्रोसेस बताएंगे तब आप प्रोसेस अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, रिलेट कर पाइएगा। अब देखिए, यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, तो देखिए इसके बाहर में भी लेयर होता है। जैसे देखिए, स्क्रोटम भी है, क्या कर रहा है? वो एक प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है ना जी। तो उसी तरह से आपका क्रेमास्टर जो मसल्स हैं, ये टूनिका वेजिनालिस जो है, उसके आउटर में जो लेयर है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो लेयर को हम लोग ये बोलते हैं, ये नेमिंग है। ठीक है, तो इस तरह से, और उसके बाद ये वाला सबसे आउटर, फिर और इनसाइड जाइएगा तो ये आएगा, उसके इनसाइड जाइएगा तो ये आएगा। तो ये टूनिका वेस्कुलस के अंदर आपका यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, कैसे होगा वो बताएंगे हम आपको। जब स्पर्म का यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे 200 से 300 लोब्यूल्स होता है। 1-3 आपको बताएं, यहाँ पे आपका क्या होगा? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। अब यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, स्पर्म यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। अब सर्टोली सेल से क्या कैसे छोड़ता है वो बताएंगे जब हम प्रोसेस बताएंगे तो आपको। अभी बेसिक जानिए कि किस तरह से इसका आगे तक निकलेगा। तो यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से यहाँ बाहर निकलता है। कैसे होते हुए बाहर निकलेगा? तो एफरेंट डक्ट्यूल से होते हुए ये बाहर आएगा। अब ये उसके बाद यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? एफरेंट पे जाएगा। इफरेंट नहीं, एफरेंट डक्ट्यूल्स होते हुए जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फिर और आगे आप बढ़िएगा तो रेटी टेस्टिस जो है उसके थ्रू होते हुए, मतलब ये बस क्या है? ये बस एक वे है, वे ऑफ पैसेज है ये, कि इस तरह से ऐसे होते हुए अब आगे बढ़ रहा है। तो अब ये यहाँ से रेटी टेस्टिस से होते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर भाषा फ्रेंसिया बोल लीजिए,
वासा इफ्रेंसिया बोल लीजिए या इफ्रेंडक्ट्यूल्स बोल लीजिए, इससे होते हुए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो फर्दर आगे जब बढ़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस बोलते हैं, जो कि लगभग 6 मीटर के आसपास लेंथ में होता है और ये बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है। मतलब अब लगभग वासा इफ्रेंसिया का 10 से 12 आप उसका क्या ग्रुपिंग ब्रांच कर लीजिए ना, तब जाके वो जाके एपिडाइडमिस बनता है। लगभग 6 मीटर का होता है, आप समझ सकते हैं आदमी का हाइट के कितने ज्यादा हो रहा है ये। तो ये जो है इतने के आसपास होता है एपिडाइडमिस। अब एपिडाइडमिस में भी आप देखिएगा ना तो इसका भी नेमिंग है। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कैप्यूट बोलते हैं, बीच वाला को कॉर्पस बोलते हैं। हाँ ठीक है, कॉर्पस एपिडाइडमिस, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कॉर्डा बोलते हैं। और ये कॉर्डा से क्या होता है ना, आपका वास्ट डिफरेंस निकला हुआ था। वास्ट डिफरेंस ऊपर से नहीं निकला हुआ था, नीचे से निकला हुआ था, जिस पार्ट को हम लोग एपिडाइडमिस के पर्टिकुलर पार्ट, देखिए एपिडाइडमिस है, मान लीजिए कि इसको हम लोग, एपिडाइडमिस कुछ नहीं है, बस एक वे ऑफ पासिंग का एक जो फ्रेम बन रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस पास ये इस वाला पर्टिकुलर का नाम दे दिया एपिडाइडमिस। समझे, यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है स्पर्म का। ठीक है, तो बताएंगे जब ये, तो हम वहाँ पे और अच्छे से आपको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो स्पर्म यहाँ बना तो बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे स्टोर होता है, तो यहाँ पे फंक्शनली वो मैच्योर हो रहा होता है। ठीक है, मैच्योर पहले होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनली मैच्योर होने का मतलब मोटिलिटी, जो बोलते हैं ना कि आप सुनते होंगे कि लोग फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, किसी का स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें मोटिलिटी भी होना चाहिए। क्या होता है कि स्पर्म जो होता है ना उसमें आपको 100% मोटिलिटी तो नहीं, लेकिन हाँ 60% जो होता है उसमें एक तो वो अच्छा शेप और साइज का होना चाहिए। अगर अच्छा शेप और साइज का अगर नहीं है आपका, देखिए रोज जो है ना आपका 300 मिलियन स्पर्म बन रहा है, लेकिन जिसमें से आपका 100 मिलियन समझिए कि मर जा रहा है आपका स्पर्म। उसके बाद जो 100 मिलियन स्पर्म बच रहा है ना, तो वो 100 मिलियन स्पर्म भी क्या होता है आपका, वो 100 मिलियन स्पर्म भी, उसमें भी आपका अगर शेप और साइज अच्छा हो, उस 100 मिलियन में 60% का शेप और साइज अच्छा होना चाहिए, और बाकी उस 60% जो बचा रहे हैं कि शेप और साइज अच्छा होना चाहिए, उसमें से 40% ऐसा होना चाहिए जिसमें विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, मतलब वो अच्छे से मोटाइल होना चाहिए, मूव कर सके। तो ये होना चाहिए, तब वो कंडीशन होता है कि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, मतलब वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगा उस स्पर्म का। अगर स्पर्म एजैकुलेट किए और वो स्पर्म का ओवम से फर्टिलाइजेशन होने का ये कंडीशन होता है नॉर्मल। तो देखिए, तो ये एपिडाइडमिस जो हो रहा है, ये यहाँ पे आपका जो स्पर्म का स्टोरेज होता है, और यहाँ पे वो फंक्शनली मैच्योर होने का मतलब वहाँ पे मोटाइल होता है। मोटाइल देखिए, यहाँ पे आपका जब स्पर्म बनेगा ना स्पर्मेटोजेनेसिस से, मतलब एक सेल से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जो आपका फाइनली स्पर्म बनेगा। यहाँ जो देखिए ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म जो बोल रहा है, यहाँ पे स्पर्म बनता है, इसका मोटिलिटी नहीं रहता। या फिर आप जब एजुकेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे एपिडाइडमिस में वो मोटाइल हो गया, लेकिन वो उस तरह से नहीं निकलता है, मतलब अपने मोटिलिटी की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा होता है। ठीक है, अभी हम आपको कनेक्ट करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आपको हम बताएं अभी। तो देखिए एपिडाइडमिस का ये पर्टिकुलर सबका नाम हो गया। ठीक है, अब यही वास्ट डिफरेंस कहाँ से कनेक्ट होता है, तो यही कॉर्डा से ये कनेक्ट होता है, जिसको हम वास्ट डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, डक्टर ये लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है। उसके बाद जब ये एजुकेशन होता है ना, तो यहाँ से जब बाहर आता है वास्ट डिफरेंस से होते हुए वही, तो ये आप समझिएगा कि किस तरह से सेमिनिफेरस टेब्यूल से होते हुए एफ्रेंडक्ट्यूल्स में आएगा, एफ्रेंड से फिर रेटिटेस्टिस जाएगा, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया या इसी को एफ्रेंडक्ट्यूल्स बोलते हैं, वहां जाएगा, उसके बाद एपिडाइडमिस में जाएगा, उसके बाद वास्ट डिफरेंस से होते हुए आपका एजुकुलेटरी पैसेज मतलब आगे जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एजुकुलेटरी पैसेज है। ठीक है, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए बाहर आ जाता है। तो जो एजुकुलेटरी पैसेज देखिएगा ना, तो उसमें भी एम्पूला होता है, जहाँ पे वहाँ पे भी स्टोरेज होता है। तो जब आएगा ना आगे, तो और इसका कहाँ से कैसे कनेक्ट होता है ऊपर हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी हम लोग बेसिक पॉइंट पर आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पर आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जब फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, तो किस तरह से ये ऑट होता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक पॉइंट पर यहाँ आते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना 70 से 75 दिन लगता है स्पर्म का बनने में। ऐसा नहीं होता कि खटाक से हो जाता है, तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे होता है। तो स्पर्म और डेली आपका स्पर्म का प्रोडक्शन जो हो रहा है लगभग 300 मिलियन हो रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं करता। 300 मिलियन का स्पर्म का प्रोडक्शन डेली हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन 300 मिलियन, लेकिन जो पर्टिकुलर आज बनना स्टार्ट हुआ ना स्पर्म, उसका 70 से 75 दिन लगेगा। समझ रहे हैं, मतलब वो मैच्योर होकर एपिडाइडमिस तक आने में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है ना जी। यहाँ से सेमिनिफेरस में हुआ, फिर यहाँ से आगे जाएगा, फिर यहाँ से फर्दर आगे जाएगा, तो फर्दर आगे जाते जाते स्टोरेज जो होता है एपिडाइडमिस में होता है। तो आप देखे होंगे टेस्टिस, तो टेस्टिस जो इस तरह से होता है ना, तो एपिडाइडमिस टेस्टिस का पार्ट नहीं है, एपिडाइडमिस ऑट रहता है। समझ में आया, इस तरह से ऑट रहेगा। तो आपको जो बता रहे हैं यहाँ कि एपिडाइडमिस के क्वाइडा से होते हुए वास्ट डिफरेंस निकलता है, तो यही क्वाइडा से होते हुए इसे लोअर से ऐसे वास्ट डिफरेंस निकलेगा। और ये एपिडाइडमिस क्या है, क्या टेस्टिस का पार्ट है, नहीं, ये आउटसाइड। समझ रहा है, तो इस तरह से ये होता है।
अब यहाँ पे आज का जो प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उसको स्पर्म बनने में कितना दिन लगेगा? ऑलमोस्ट 70 से 75 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन क्या रोज का स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा 300 मिलियन लगभग हो रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा है 300 मिलियन। लेकिन क्या सक्सेसफुल रहता है 300 मिलियन? नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहता। उसमें से 100 मिलियन ही सक्सेसफुल रह पाता है, 200 से 100 मिलियन सक्सेसफुल रह पाता है। अब जब एजुकेशन आप करते हैं तो अब वो डिपेंड, फिर आगे आएगा तो कनेक्ट करेंगे। अभी एक बार में सब बताएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभी समझ रहे होंगे जो बेसिक बात आपको बताएं। अभी देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है 70 से 75 दिन का प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं, ठीक है, या आप प्राइमोडियल जर्म सेल बोल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? आपका सिंगुलर है, और स्पर्मेटोगोनिया क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो जब एक है, ये 2n क्या है जी? ये कुछ नहीं है, ये एक सेल का टाइप है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्रोमोजोम आपका कितना है? 46। जानते हैं आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होता है? 46 होता है। तो ये दिखाया जा रहा है आपको कि 46 क्रोमोजोम है। तो ये क्या होता है ना, ये जो स्पर्मेटोगोनियम जिसको बोल रहे हैं, ये डिवाइड करता है, ठीक है। मिटोटिक डिवीजन इसमें होता है, और मिटोटिक डिवीजन होकर ये टाइप ए में डिवाइड होता है और टाइप बी में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो है दिखा रही है आपको, इसको टाइप बी बोल रहे हैं, ये टाइप बी में डिवाइड होता है। अब टाइप ए वाला जो होता है, इसका स्पर्मेटोगोनियम का जो डिवीजन हुआ, ये फर्दर क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है, ताकि ये फिर से प्रोसेस हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे 2n जो दिखा रहे हैं इसमें, इसके ये कहाँ होगा ये प्रोसेस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। समझ में आ रहा है? ये टेस्टिस के कौन से पार्ट में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ? तो उसके बेसमेंट में एकदम, ठीक है, उसके बेसमेंट में। ये बेसमेंट में होते हुए बाद में लिम्यून तक आता है, बताएंगे किस तरह से आता है। तो ये जो होता है यहाँ पे आपका बेसमेंट में होगा। वो बेसमेंट में जब आपका ये पूरा ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये आपका जो हम आपको बता रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहले फर्दर डिवीजन। तो यहाँ पे बहुत सा ऐसा क्या होगा, ये क्या है जी? ये कुछ और नहीं है, सेल ही है ना जी। समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? देखिए, प्राइमोडियल जो जर्म सेल बोल रहे हैं या स्पर्मेटोगोनियम जो बोल रहे हैं, ये स्टेम सेल है, वो सेल है, ठीक है। तो सेल में क्या होगा? सेल है तो सेल में क्रोमोजोम होगा कि नहीं? तो क्रोमोजोम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सा, अब सेल है तो उसमें क्रोमोजोम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होगा। ये हमको एक आपको दिखा रहा है ना, ये बहुत सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर से हो रहा है, फिर एक पर्टिकुलर से समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर हम आपको उठा के दिखा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है? ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम मतलब ये स्टेम सेल है, प्राइमोडियल जर्म सेल बोल लीजिए, ठीक है, मेल जर्म सेल बोल लीजिए। यहाँ से आपका क्या हुआ, ये जब डिवाइड हुआ, मिटोटिक डिवीजन इसमें होता है, तो ये टाइप ए और टाइप बी में बनाता है, और टाइप ए फिर से रिस्टोर हो जाता है ताकि ये फिर से प्रोसेस आगे फर्दर हो। तो इस तरह से बहुत सारा हो रहा होगा और सब उस तरह से हो रहा होगा अपने आप में, समझे। अब ये टाइप बी जब बना, ठीक है, मिटोसिस हो गया, तो ये टाइप बी जो होता है, फिर ये फर्दर ग्रो करके, देखिए ये सारा प्रोसेस हुआ, फिर सारा प्रोसेस। तो ये फर्दर क्या होता है ना कि जब जरूरत है, कभी कभी जरूरत नहीं होता, बताएंगे कब जरूरत नहीं होता, उसमें भी अब क्या होता है ना कि ऐसा पॉसिबल है कि आपका स्पर्म प्रोडक्शन होना रुक जाए। तो वो बहुत अच्छा चीज है, वो खराब चीज नहीं है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2n का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 2n मतलब क्या दिखा रहे हैं? 2n मतलब क्या हुआ जी? 2n मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, तो यहाँ पे भी मिटोटिक डिवीजन होने के बाद भी जो क्रोमोजोम का नंबर है वो 46 ही है, बढ़ा घटा नहीं है। अब यहाँ पे 46 है। अब ये क्या होता है कि इसका फर्दर ग्रोथ, ये जो भी इसका सेल का टाइप होगा, हाँ, साइटोप्लाज्म का होता है ना जी, साइटोप्लाज्म, देखिए जो भी सेल का टाइप, जो भी सेल का शेप और साइज होगा, अब ये शेप और साइज बढ़ा होगा, ठीक है, 2n हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये 2n जो हो रहा फिर बढ़ा और घटा नहीं है, 46 क्रोमोसोम है लेकिन बड़ा हो जाएगा। अब ये जो बड़ा हो रहा होता है किस वजह से हो रहा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन की वजह से होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के प्रोडक्शन की वजह से हो रहा होता है, एबीपी, एंड्रोजन एबीपी प्लस टेस्टोस्टेरोन। तो इसके प्रोडक्शन की वजह से ये क्या होता है कि 2n वाला इसमें थोड़ा बड़ा साइज में आके 2n में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था ना, ये डिपेंड करता है क्या आपका कहीं स्पर्म अगर मान लीजिए पूरा एपिडाइडमिस जो देख रहे हैं, ये अगर पूरा फुल हो गया, ठीक है, अब स्पेस नहीं है, तो क्या होगा ना कि स्पर्म एक टाइम के बाद मरता है, ठीक है, मरता है। अगर तो क्या होगा कि अगर फुल ऑन स्पर्म भरा हुआ एपिडाइडमिस में, एरिया में पूरा भरा हुआ, टेस्टिस में स्टोरेज जो पाथ देख रहे हैं, तो अगर पूरा फुल होना है तो ये जो प्रोसेस होगा ना स्पर्म बनाने का, वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी आपका क्या होता है, ए लॉट ऑफ एनर्जी का कंज्यूम होता है, लगता है इसमें बनाने में, इस प्रोसेसिंग में। तो अगर ये प्रोसेसिंग रुकता है तो ये बेहतर है। और ये प्रोसेस रुकता कैसे है, तो आप देखिएगा तो हाइपोथैलेमस जो होता है, आप ब्रेन पढ़े होंगे, तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट है। तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जो होता है जीएनआरएच एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। वो जीएनआरएच हार्मोन निकलने पुबर्टी पे जब आप पहुंचते हैं, पुबर्टी के एज पे, तो जीएनआरएच जो है
ठीक है, गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं उसको। वो हार्मोन जब वहां से रिलीज होता है, ठीक है, तो वो रिलीज होता है तो वो हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी जो होता है, इंटीरियर भी होता है उसका, पोस्टीरियर भी होता है, इंटीरियर आगे पीछे, समझ रहा है। तो पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वहां से क्या निकलता है, दो तरह का हार्मोन निकलता है, एक LH और एक FSH, ठीक है, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो निकलता है ना, वो क्या करता है, लिडिक सेल को क्या करता है, वो ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है, और वहां से लिडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। और FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, वो किस चीज को ट्रिगर करेगा, वो सर्टोली सेल को ट्रिगर करता है। सर्टोली सेल को आपका क्या कर रहा होगा, स्टिमुलेट कर रहा होगा, और वो सर्टोली सेल क्या करेगा, क्या रिलीज करता है, ABP, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। तो ये दोनों की वजह से क्या होता है, ये जब पुबर्टी के एज में पहुंचता है तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, और ये सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो बन रहा था, ये बनना भी कब स्टार्ट होगा, ये बनना भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा ये बनना, ये जब प्रोसेस होगा ना, ये ABP जब टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, ABP और लेडिक सेल आ गया, आपको बताया ना, सेमिनिफरस टेब्यूल से बाहर होता है लेडिक सेल, तो वो और इसमें ये जो हुआ, वो दोनों जब बाइंड करता है, तो वो बाइंड करने के बाद क्या करता है, इसको स्टिमुलेट कर देगा, इसको ट्रिगर कर देगा कि अपने शेप एंड साइज को बढ़ा दे। तो ये जो होगा, ये हार्मोन कब निकलेगा, जब आप पुबर्टी के एज में आइएगा, पुबर्टी के एज में मतलब 13 साल के एज में आइएगा, तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले क्या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है, लेकिन एक केस में बताएंगे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वहां पे बताएंगे आपको। एक चीज और होता है उसमें। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो ये जब सिचुएशन मतलब जब आप उस एज में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन निकालेगा, और GnRH हार्मोन निकालने की वजह से GnRH हार्मोन ट्रिगर करेगा क्या, इंटीरियर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट को, और वहां से LH और FSH निकलेगा, और LH क्या करेगा, लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, और वहां से वो उसके वजह से क्या करेगा, लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो अब समझ में आया होगा, टेस्टोस्टेरोन आपको मालूम है, आपको बताया जाता था कि हाँ टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है, तो किस तरह से होता है, समझ में आया आपको। तो यही ये टेस्टिस में ऑटर में होता है, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स के वहां पे लेडिक सेल होता है, वो टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन करता है। किस तरह से करता है आपको बताएं, बार बार बताएंगे, लंबा होगा। FSH के थ्रू क्या होगा, ABP, और उसके वजह से, ये दोनों की वजह से क्या होगा, ये 2n का साइज बड़ा हो जाएगा। इसको शेप एंड साइज को बड़ा करने के लिए ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये अब क्या होगा, टाइप B वाला का क्या होगा, 2n का साइज इसका बड़ा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इसमें भी क्रोमोसोम का संख्या कितना होगा, 46 होगा। अब ये मेल का ही होगा, ये ऑब्वियस सी बात, ये मेल में होगा। तो मेल में आप जानते हैं ऑटोसोम और ओलोसोम होता है। ऑटोसोम में क्या होता है और ओलोसोम में क्या होता है, आप पढ़ के आए होंगे। तो ऑटोसोम होता है 44, ओलोसोम होता है XY, जो आपको जेंडर डिसाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल है तो मेल में एक Y तो होना जरूरी है, एक Y होगा, इसलिए XY दिखाएं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, किस तरह से मिटोसिस के थ्रू ये डिवीजन हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, एक रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 46 अब क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा 23 में, क्योंकि इसका मियोसिस यहाँ पे हुआ। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं ना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है मियोसिस 1 के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम में टूट जाता है, 23 में। मतलब यहाँ से यहाँ एक हम उठा रहे हैं इसका, तो एक 46 कितने में टूट रहा है, देख रहे हैं कितने में टूट रहा है, 23 यानी 2 में टूट जा रहा है अलग अलग, ठीक है। तो स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं, मतलब डिवीजन हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म समझता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म पढ़े होंगे ना जी, तो सर वही होता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे टूट जाता है इस तरह से। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, यानी 23 यानी 22 + X और 22 + Y, यानी मेल का ही दिखा रहे हैं। तो हम दोनों में Y नहीं लिख सकते हैं, दोनों में X नहीं लिख सकते, क्योंकि मेल में एक Y होता है जो डिसाइड करता है उसके जेंडर को कि ये मेल है। उसके Y होने की वजह से तो मेल हो रहा है ना वो। तो यहाँ पे तो उसी XY को क्या किए हैं, 22 + X 22 + Y। तो इसमें से एक होगा 22 + X, एक होगा 22 + Y। इसी तरह से बहुत सा प्रोसेस हो रहा होगा। यहाँ पे हम आपको सिंगल दिखा रहे हैं। अब यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्मेटिड बनता है। कैसे बनता है स्पर्मेटिड, तो यहाँ पे मियोसिस 2 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ N से जो 23 क्रोमोसोम है, तो आप फर्दर भी 23 क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन 23 क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे 1 से डबल में बन रहा है, लेकिन यहाँ 46 क्रोमोसोम से 23 हो गया, लेकिन यहाँ 23 से 2 में बन रहा है, लेकिन 23 में डिवाइड हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि मियोसिस 2 हो रहा है, लेकिन ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है।
इक्वेशनल डिवीजन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड मियोसिस 2 के थ्रू ये बन रहा होगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से जैसे अब 1 से हम बना रहे हैं तो कितना बना, 2 यहाँ 1 से फिर 2 बन गया, तो इससे 1 से भी 2, तो यहाँ 4 हो गया टोटल। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्मेटिड से आपका स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होने में कितना दिन लगता है, 75 दिन, 75 डेज लगता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे बनेगा, तो ये सिंपली क्या होता है कि ये जो है ना ओवल्स, ये अपना शेप एंड साइड कर करके हेड बना जाता है, ठीक है। ये टेल बना देगा। टेल में भी जब इसके बारे में हम लाएंगे स्पर्म के बारे में तो आपको डिटेलिंग में बताएंगे। तो अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ कि इस तरह से ये होते हुए फिर स्पर्मेटिड से ये क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये साटोरी सेल के थ्रू हो रहा होता है। देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि जो स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म का जो नरिश होता है ना, तो ये साटोरी सेल ही करता है। साटोरी सेल जो आपको बता रहे थे, यहाँ सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या होता है, साटोरी सेल्स होता है। तो ये साटोरी सेल्स डायरेक्ट कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है। ये स्पर्म जो होता है कभी भी, देखें हम लोग का क्या है, ये सेल है, तो ये सेल में ये ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन ये ब्लड वेसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। ब्लड वेसल से ये डायरेक्ट, आप कैपिलरी वगैरह पढ़ाए थे आपको, फिर वो डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा होगा। आप उतना बेसिक तो जानते हो कि उसमें क्या होता है कि कैपिलरी के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या होता है, सेल्स को मिल रहा होता है। वो किस तरह से पूरा प्रोसेस आपको बताएं, अभी बताएंगे तो बहुत एक ऑलरेडी बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा, इस वजह से उसको हम उतना डिटेलिंग आपको नहीं बताएंगे। यहाँ देखिए ये ब्लड वेसल से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट अटैच में नहीं रहता ये, तो ये साटोरी सेल्स के थ्रू हो रहा होता है। तो ब्लड वेसल से नरिश हो रहा होता है साटोरी सेल, और साटोरी सेल इसको नरिश कर रहा होता है, किसको, ये आपको स्पर्म को, ठीक है। अब यहाँ से ये जब पूरा स्पर्म मैच्योर हो जाए, ये जब स्पर्म क्या होता है यहाँ से नरिश्ड हो जाएगा ना, तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ये देख रहे हैं ना, इसमें कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है ये छोड़ देता है, किसको, इस साटोरी सेल को ही छोड़ देता है। और उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाता है तो इस साटोरी सेल को छोड़ के आगे निकलता है। आगे निकल के कहाँ जाएगा, इसी ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स के ल्यूमेन में जाता है। और वहां से जो प्रोसेस होता है वो फर्दर फिर आगे वो मूवमेंट करने का प्रोसेस उसका होता है। तो ये साटोरी सेल्स क्या कर रहा है, साटोरी सेल से ये कैसे नरिश हो रहा है देख रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह से हो रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो भी चीज है और आपका छोटा छोटा पॉइंट वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का फिर ये वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और उसके बाद किस तरह से ये रेगुलेशन होता है। तो ये छोटा सा हम टॉपिक क्या बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो इस तरह से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और इस तरह से ये पाथवे फॉलो करके ये आउटसाइड आता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा।